सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। अभी हमने एक सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने बिहार के जो एक ऐसे लोग जो एक अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, एक समाज में पे अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं, उनसे मिलवाने का हमने आपके सामने एक सीरीज़ शुरू किया था। उसी क्रम में हमारे साथ में हैं ललित विजय जी हैं। नमस्कार। ललित विजय जी दैनिक जागरण में बहुत दिनों तक पत्रकारिता इन्होंने किया, ब्यूरो चीफ रहे नोएडा के, और अभी जो है सो दिल्ली सरकार में मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद पे काम कर रहे हैं। हम उनसे आपको मिलवाते हैं, उनके जीवन का सफ़र कैसा रहा वो हम आपको बताते हैं और आप सुनिए उन्हीं के मुंह से कि उन्होंने कैसे कैसे अपना सफ़र शुरू किया और किस तरीके से अभी यहाँ तक वो पहुँचे हैं। स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपको बधाई दूंगा कि जो आप लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है, कि इससे बिहार में जो लोग बैठे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो उन तक ये आप एक माध्यम बन रहे हैं, एक जरिया बन रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। 2006 का वो दौर था, जुलाई में, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था और जब मैं BHU से मैं आया था, तो उस समय जब मैं आया और रेलवे स्टेशन से बस के ज़रिए मैं पहुंचा था और जब मैं उतरा तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ इस शहर में कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। मुझे मेरा जानने वाला कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको मैं जानता था यहाँ पर। तो खैर वहीं से एक ऊर्जा भी मिली कि अगर आपको अपना मुकाम बनाना है, अपनी जगह बनानी है, तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। फिर मैंने जर्नलिज्म का कोर्स स्टार्ट किया और कोर्स के दौरान ही जो हमारे 25 लोगों का बैच हुआ करता था, उसमें मैं पहला बच्चा था, पहला स्टूडेंट था जिसने कोर्स के दौरान ही जिसकी जॉब लगी। तो उस जॉब का सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि दैनिक भास्कर में मैंने इंटर्नशिप किया, और नॉर्मली 2 महीने का हुआ करता है इंटर्नशिप, लेकिन मैंने वहाँ 6 महीने काम किया और फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। मैं पैदल जाया करता था 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर, और जिस प्रचंड गर्मी में लोग भाग जाया करते थे, मैं उसमें पैदल जाके रिपोर्टिंग करता था। तो वहाँ के जो ब्यूरो चीफ थे वो इस चीज़ से बड़ा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो नहीं जगह बन सकती है। निर्मल पाठक जी मेरे इंचार्ज हुआ करते थे, जो नेशनल ब्यूरो चीफ हुआ करते थे उस समय। आजकल वो भाषा के एडिटर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो नेशनल ब्यूरो है, यहाँ तो जगह नहीं बन सकती है, आप कहीं और ट्राई करो। तो मैंने कहा कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वो इतना प्रभावित हुए कि जो बच्चा बिना पैसे मिले इतनी मेहनत कर सकता है, वो पैसा मिलेगा तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वीर अर्जुन के संपादक। वीर अर्जुन एक ऐसा अखबार जो जहाँ अटल जी भी संपादक हुआ करते थे कभी। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। वहाँ 2 महीने काम किया और फिर राष्ट्रीय सहारा में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ 6 महीने काम किया। उसके बाद फिर दैनिक जागरण में, और मैं वहाँ का यंगेस्ट ब्यूरो चीफ बना। और तो फिर नवभारत टाइम्स में सिलेक्शन हुआ, हिंदुस्तान में सिलेक्शन हुआ। तो दैनिक जागरण से मुझे लोग जाने नहीं दिए कि नहीं भाई आपको जो पैसा बढ़ के मिलता है। तो ये सफ़र धीरे धीरे शुरू होते होते इसमें लोग जुड़ते गए और जो मुकाम मिलता गया धीरे धीरे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा कितना बड़ा बैकअप है, कितनी बड़ी सोर्स है, कितनी बड़ी पहचान है। हमारी एक ही सबसे बड़ी ताकत है, वो है मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, लोग मिलते चले जाएंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे। जो तमाम लोगों को लगता है, तमाम लोगों का आज भी मानना है कि जर्नलिज्म में आप सक्सेस तभी हो पाएंगे जब आपके पीछे किसी का हाथ हो। मैंने ये कभी महसूस नहीं किया। मेरे लगभग हर साल मेरे प्रमोशन होते थे, कई बार एक साल में 2-2 बार मेरे इंक्रीमेंट्स हुए, लेकिन मेरे पीछे किसी का बैकअप नहीं हुआ करता था। मेरे पीछे मेरे काम का बैकअप था। मैं रात को 2 बजे भी अगर खबर होती थी, मैं पेज रुकवा के उस खबर को कवर करने के लिए जाता था, फिर आके डेस्क पर वो खबर लिखता था, उसको पब्लिश कराता था। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो मैं ज़रूर मौके पे जाता था, जो आजकल नॉर्मली नहीं देखा जा रहा है कि मैं क्राइम बीट को कवर किया करता था। तो सबसे बड़ा आपका सोर्स, सबसे बड़ी आपकी ताकत आपका मेहनत है। आप जितनी लगन से मेहनत करेंगे, तमाम परेशानियां आएंगी, तमाम लोग हो सकता है आपके टांग खींचने वाले आएंगे, लेकिन वो सब धाराशायी हो जाएंगे आपकी मेहनत के आगे।
तो मेरा नौजवानों से जो लोग जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वो कभी ये मत सोचें कि हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। आपकी पैरवी करने वाला आपका काम है। आप अपने काम को लेके आगे बढ़ो। आप बिहार से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। और एक आदमी आप बताओ पूरे बिहार में आप जिसको जानते होगे जिसने अपना मुकाम बनाया, एक आदमी आप बताओ जिसने अप्रोच के दम पे बनाया होगा। आप एक नाम नहीं गिना सकते। जितने लोग का नाम बताओगे आप, वो सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर वो मुकाम हासिल किया। जो मैंने बताया कि जिस दिन पहली बार मैं आया था, मुझे इस शहर में जानने वाला कोई नहीं था। आज हजारों लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो वो कोई किसी अप्रोच से थोड़ी बनाया गया, वो मेहनत से बनाया गया। तो बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से मेरी खास तौर पे अपील है, आपको जो बेहतर लगता हो, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, उसमें अच्छा करें। ये सोचे भी ना कि आपके पीछे कोई अप्रोच नहीं है, आपके पीछे कोई पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। आप अपना जो जितना दे सकते हैं, अपना एफर्ट जितना कर सकते हैं वो कीजिए। दूसरी बात, कभी ये मत आप सोचो कि मैं सीधा एक बहुत बड़ा ही काम कर लूँगा। आपको जो काम मिलता हो, मैंने वीर अर्जुन से शुरू किया, 4000 की सैलरी की स्टार्टिंग थी। हो सकता है बहुत लोग ये सोचे कि नहीं, एक विदाउट ब्रांड के और इतने कम पैसे में। मैंने ये नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मुझे काम सीखना है, उसको मैंने एक अवसर के तौर पे लिया और वही जाके आगे मेरे लिए मुझे बेनिफिट किया। तो आप ये मत सोचो कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है, क्या ब्रांड है। आपको जो काम मिले उसमें पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। स्कूलिंग, जब आप स्कूल में थे तो स्कूलिंग के समय आपका कैसा रहा? क्योंकि एक बिहार का जो लड़का होता है, बिहार में मॉडर्न स्कूल डेहरी ऑन सोन में हुआ करता था, जहाँ से मैंने स्कूलिंग की। और वहाँ उसके बाद मैं पटना में रहा, पटना 12th किया पटना से। उसके बाद BHU में मेरा सिलेक्शन हुआ, BHU से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर किया यहाँ दिल्ली से। तो बिहार के युवाओं के साथ सबसे बड़ी जो समस्या तब भी थी और आज भी है कि उनके पास स्कोप बहुत कम है। उनको बहुत कम स्कोप दिखता है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें सरकारी नौकरी ही करनी है, हमें कुछ करना है तो सिविल सर्विसेज ही करना है। और ये उनके गार्जियन की तरफ से भी उनके दिमाग में थोपा जाता है 90-95%। मेरे पास अभी तमाम कॉल्स आती हैं मेरे जानने वालों को कि मैं जर्नलिज्म कोर्स करना चाहता हूँ। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों करना चाहते हो? तो मैं टीवी में एंकर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ। तो उन्हें ये बेसिकली पता ही नहीं है कि एंकर बनना कितना टफ है और जर्नलिज्म की जो पूरी लड़ाई है वो कितना टफ है। उनको वो सीधे सबसे जो सक्सेस फेस है उसे देखते हैं, रोल मॉडल मानते हैं और उस तरफ निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। आपको कुछ भी करियर चूज करना है, उसकी बारीकियों में जाइए। सबसे पहले तो आप इस दबाव से निकलो। और गार्जियंस को ये कभी अपने बच्चों पे दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप ये करो, आप वो करो। पहले आप देखो कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, उसको स्पोर्ट्स की तरफ ले जाइए। वो अगर पुलिस में जाना चाहता है, उसको पुलिस में जाइए। वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में। मीडिया में जाना चाहता है, मीडिया में। फैशन डिजाइनिंग में जाने दीजिए। तो टेक्निकल बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे अभी आज की टाइम में आप अगर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी वाला जो कोर्स है वो कोडिंग है। कोडिंग में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है बिहार में मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज 80% यंगस्टर्स को ये पता ही नहीं होगा कोडिंग क्या है, कोडिंग कोर्स कैसे करेंगे उसमें। तो सबसे ज़रूरी है कि गार्जियन पहले अपनी मानसिकता, अपनी इच्छा को बच्चों पे थोपना बंद करें, उनको फ्री हैंड करें। बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नई चीज़ों, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता करें, उसके डीप में जाएं कि इसमें ऑप्शंस कैसे हैं, कोर्स कैसे करेंगे, पहली जॉब क्या मिलेगी और उसमें ग्रोथ का स्कोप क्या है, ये सब पता करके और तब कुछ भी डिसाइड करें। और ये ग्रेजुएशन का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपने अपने करियर को लेके ग्रेजुएशन के टाइम में क्या डिसाइड किया। हम देखते हैं कि बच्चे आजकल बड़े पैमाने पे ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं। ये सबसे बेकार चॉइस है।
जर्नलिज्म करने के लिए आपको जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आपको मास्टर डिग्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डिप्लोमा करके भी अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आपको जो कोर्स में पढ़ाया जाता है उसका फील्ड से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जो कोर्स में पढ़ाया गया उसका फील्ड में कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्हें जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए। उससे आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी डिसाइड करें उसकी बारीकियों को समझें। उसके अब आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप नेट पर सर्च करें, उसके गुड इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट दोनों को पता करें, फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप ये सिर्फ देख के कि कोई एंकर टीवी पे आ रहा है उसको देख के आप जर्नलिज्म कर रहे हो, आप कोई आईपीएस का नाम सुन लिए उसको देख के आईपीएस बन रहे हो, किसी डीएम का नाम सुन लिए तो आप आईएएस बन रहे हो, तो या किसी आपके दूर के रिश्तेदार ने आईआईटी कर लिया तो आप आईआईटी कर रहे हो, किसी दूर ने मेडिकल कर लिया। तो इससे बचना चाहिए। आपको अपनी चॉइस, अपनी क्षमता के अनुसार ही करियर को चूज करना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, तभी आप उस मन उस लगन से उस करियर में मेहनत कर पाओगे। अदरवाइज धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाओगे। जो सुसाइड का रेशियो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कभी हमने सोचा? आप जो बच्चा खेलने में अच्छा है उसको आप ज़बरदस्ती सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हो, वो मेंटली प्रेशर में नहीं आएगा तो क्या करेगा? जब मेंटली प्रेशर में आएगा तो सुसाइड ही करेगा, क्योंकि उसके पीछे तमाम ये प्रेशर है कि मेरे घर वाले इकॉनमी उसकी अच्छी नहीं है, उन्होंने वो लोन लेके पढ़ा रहे हैं। तो जब उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो सुसाइड करता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बच्चों को आप फ्री करो उनकी क्षमता के अनुसार, फिर आप उसमें गाइडेंस की भूमिका में रहो कि ये जो प्लान लेके आया है अपने करियर के लिए, इसके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। उसमें आप एड ऑन करो कि ठीक है तुम ये चीज़ कर लो या इनसे ये करा लो, आप ज़बरदस्ती उस पर थोपो मत। बिहार की मेंटालिटी ये सबसे गड़बड़ है कि हम गार्जियंस बच्चों पे अपनी चीज़ों, मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं इसलिए अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता हूँ। भाई क्यों? मैं आईपीएस नहीं बन पाया, मैं बेटे को बनाना चाहता हूँ। भाई किसान, आप देखो ना, खेती करके तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छा सक्सेस कर रहे हैं। कनाडा में तमाम फार्म हाउस वाले हैं जो खेती में अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। बिहार में क्या है कोई ऐसा जो कह सकता हो कि मैं अपने बेटे को किसान बनाऊंगा? आपको एक व्यक्ति अगर मिल जाए मुझे बताना, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो सक्सेस का बहुत बड़ा एक स्कोप है। तो हमें तमाम ऑप्शंस पे, सक्सेस के रेशियो पे, इन सब चीज़ों बात, टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए कि खेती में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से एड ऑन करके हम सक्सेस हो सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम एक अभी बिहार में भी खास तौर से ये देखने में आ रहा है कि जब आप लोग थे 1990 के दशक में, आप लोग रहे होंगे स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में, तो उस वक्त किस तरीके के सामने में हम देखते हैं अभी अपराध की तरफ, और या भटके हुए बहुत सारे लोग ऐसा लग रहे हैं, अपराध बढ़ा है। भटकने का देखिए कारण वही है। भटकने का कारण है कि जो यंग जनरेशन है उनके पास कोई विजन नहीं है कि हमें करना क्या है। जब वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, उन्हें लगता है कि भाई 12th के बाद नॉर्मली बच्चा या 10th के बाद ये समझने लगता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। जब उसे लगता है कि मैं पढ़ने में बड़ा अच्छा नहीं हूँ, मेरे घर की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरा जो जीवन होगा वो कैसा होगा? मुझे भी वही घिस घिस के उसी तरह से जीना होगा जैसे मेरे घर वाले जीते हैं। इन सब चीज़ों से वो फिर क्राइम की तरफ डाइवर्ट होता है। फिर उसके सामने तमाम इस तरीके के, उसमें बहुत हद तक रोल मीडिया का भी है कि वो क्रिमिनल को हीरो के तौर पे प्रेजेंट करता है। तो जब यंग जनरेशन के सामने ऑप्शंस कम होते जाते हैं तो वो सो कॉल्ड क्रिमिनल को अपना रोल मॉडल बना लेता है और उसे लगता है कि ये भी एक रास्ता है, क्योंकि जिसके सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा उसके सामने जो सामने आएगा उसी को अपना लेगा। उसके सामने क्या आता है? वो क्रिमिनल रोल मॉडल के तौर पे। वो जब अखबारों में पढ़ता है, चैनल्स पे देखता है कि फलाने क्रिमिनल्स को और इतना मर्डर कर लिया, वो विधायक बन गया, वो तो उसको वो रोल मॉडल बना लेता है और उसको लगता है कि मैं जब ये कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर वो उसी रास्ते पे निकल जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो गार्जियंस का रोल होता है कि आप अपने बच्चों की एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखिए। अगर
आपकी हैसियत नहीं है 4,000 के जूते पहनाने के अपने बच्चों को, और आपका बच्चा अगर 4,000 का जूता पहन के आता है तो आप इस पे नज़र रखोगे ये 4,000 रुपये कहाँ से आए। आप उसे पॉकेट खर्च के लिए 100 रुपये देते हो, 500 रुपये खर्च करता है, उस पर नज़र रखो कि ये 500 रुपये कहाँ से आए। फिर अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसके साथ सख्ती की बजाय प्यार, मोहब्बत और समझदारी से काम लेना चाहिए। उसको आप बताओ कि जो वो कर रहा है उससे पूरे जो परिवार की अब तक की मेहनत है वो बर्बाद होगी, उसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद होगा। रोल मॉडल जो जिन क्रिमिनल्स को मान रहा है वैसे आप 50 एग्जाम्पल दो कि ऐसे भी तमाम क्रिमिनल हैं कि जो रोज़ मारे जा रहे हैं पुलिस इनकाउंटर में, वो भी तो क्रिमिनल ही था कोई ना कोई जो मारा जाता है। इन चीज़ों से उसका ब्रेन वॉश होगा। आप जैसे उसे सख्ती करोगे वो आपसे कटेगा, और जिन गलत रास्तों पे वो निकल गया है उधर ही वो फिर आगे बढ़ जाएगा। उन चीज़ों से बचना चाहिए। हम सामान्य तौर पे क्या देखते हैं बिहार की मेंटालिटी में कि हमने बच्चे को सिगरेट पीते पकड़ा, शराब पीते पकड़ा, उसकी पिटाई करने लगते हैं, उससे तमाम तरह के रूडली व्यवहार। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक कच्चा दिमाग है। वो कुम्हार की उस मिट्टी की तरह है जिससे कुम्हार घड़ा बना लेता है, जिससे बर्तन बना लेता है। हम जैसे ट्रीट करेंगे वैसा वो बनेगा। तो उसे हम समझाएं कि जो तुम रास्ता अख्तियार किए हो वो तुम्हें किस तरफ ले जाएगा, तो धीरे धीरे उन चीज़ों से वापस लौटेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने बच्चे को बहुत हायर एजुकेशन दे पाएँ, अगर हम 10th तक पढ़ा सकते हैं तो हम उसको 10th तक पढ़ा के, और 10th तक पढ़ के जो जॉब्स के ऑप्शन हैं या अपने काम का ऑप्शन है, आप तमाम लोग देखो जो दिल्ली में ठेला लगाते हैं और 5,000-7,000 रुपये, गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं जो बिहार में भी वो 2-3 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि आप जिसमें क्रिएटिविटी के थ्रू अच्छा अर्न कर सकते हो, सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हो। यहाँ दिल्ली में तमाम ऐसे लोग हैं जो लिट्टी चोखा का ठेला लगा के और 5,000-7,000 रुपये पर डे का कमा रहे हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ जो है सो बढ़ना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि जितना ऑप्शन आपके पास है अभी, उसमें आप बेटर क्या कर सकते हो, तो तब उसको लगेगा कि भाई मेरी लाइफ भी सिक्योर है, मैं भी जी पाऊँगा, खा पाऊँगा, मेरे बच्चे। तो फिर उस तरफ, तो क्रिएटिविटी की तरफ आप उनको लेके जाओ कि और बेहतर ऑप्शन क्या क्या हैं जो आप कर सकते हो। उसको लगता है कि ब्लैंक है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं करूँगा क्या, मेरा जीवन चलेगा कैसे, मैं तो अगर 10th के बाद नहीं पढ़ पाया तो मैं करूँगा क्या, मैं तो बेकार हो गया। और ये उसके घर वाले उसको थोपते हैं कि 10th तक पढ़े हो, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। इस तरह की सोच, इस तरह का की मेंटालिटी उसके ऊपर थोपी जाती है। तो वो उस जिस मानसिकता में है उसमें वो और अवसाद की तरफ जाता है। उसमें नेचुरली आदमी नेगेटिव थॉट्स ही लेके आएंगे और नेगेटिव काम ही करेगा। उससे बचना चाहिए। 10th पास भी काफ़ी लोग हैं कि जो अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी रहे हैं, उसके तमाम ऑप्शंस खुले हैं। कोई चाय की दुकान भी लगा के लाखों रुपया कमाता है, तमाम तरह की खेती करके कर रहा है। मैं उन तमाम लोगों को जानता हूं जो मिर्च की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं और 5-5, 7-7 लाख रुपए बिहार में ही बचत कर रहे हैं ईयरली। क्या उनका जीवन सम्मानपूर्वक नहीं है? क्या उनको अपराधी बनना चाहिए था? सर, मीडिया की क्या भूमिका, जैसे कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं बिहार में, खास तौर से जो मीडिया को अपनी भूमिका, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम लोग ना बात करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अलग दिशा में चला गया है कि वो पता नहीं वहाँ से कब लौट के आएगा। प्रिंट मीडिया का काफ़ी रोल हो सकता है इसमें कि आप उन पॉजिटिव, अब कुछ अखबारों ने इस पर काम करना शुरू किया है। बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट है जो काम करते हैं। तो जो यंगस्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से निकल के अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो चाय बेच रहे हो, चाहे वो गोलगप्पा बेच रहे हो। जैसे एक लड़का है गुजरात का, मेरे जानने वाला है, वो चाय की दुकान लगा के और 5 लाख रुपया से शुरू किया, आज 50 लाख रुपये कमाता है। अब वो 4 या 5 करोड़ रुपये उसका पूरा एसेट हो गया है। आप नेट पे कहीं सर्च करोगे तो जो लोग जो मिर्च की खेती करके, गोभी की खेती करके अच्छा पैसा कमा रहा है, उनकी कहानियाँ, उनकी जीवनी को बताएं। ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा कि जब उनसे वो उन बच्चों तक जाएगा, उन यंगस्टर्स तक जाएगा और उनको पता चलेगा कि ये भी एक तरीका है
जिससे हम सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको आप बताएं। प्रिंट मीडिया का काफ़ी रोल है। हम क्या देखते हैं प्रिंट मीडिया में कि पूरे दिन जो भाषण हम चैनल पे सुनते हैं प्रधानमंत्री की या किसी नेता की, तो वो आप अगले दिन अखबार में हेडलाइन के रूप में पढ़ते हो। तो उसमें क्रिएटिविटी क्या है, नयापन क्या है? आपने तो पूरे दिन वो कल सुना है, वो आज फिर पढ़ रहे हो। तो इनसे बेहतर ये है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ों को, बिहार के जो युवा हैं जो बिहार में रह के अच्छा कर रहे हैं काम, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, उनकी कहानियों को आप युवाओं के पास लेके जाइए, तो निश्चित तौर पे उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। उनको भी लगेगा कि हम भी कर सकते हैं। जो लोग टैक्सी चलवा के पैसा कमा रहे हैं, तमाम तरीके हैं, जो अच्छे जो कपड़े गारमेंट्स ले जाके दिल्ली से वहाँ बेचते हैं, सैनिटरी नैपकिन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यंगस्टर्स। तो उनकी जो छोटे छोटे लेवल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी स्टोरियों को बताइए, उससे युवा मोटिवेट होगा। मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल है जो कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रिंट मीडिया को सकारात्मक चेहरा जो है, या बिहार का हो या वो उसका हम रख सकते हैं, वो कहीं का भी हो। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा जानकार है जो चाय बेचता था, गुजरात का रहने वाला लड़का है, 500 रुपये से उसने शुरू किया, आज 5 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये कौन नहीं, बिहार का ये कौन सा युवा नहीं पढ़ना चाहेगा कि उसने 500 से 5 करोड़ तक का सफ़र कैसे तय किया? तो कौन ये जानना नहीं चाहेगा कि बिहार से एक झोला लेके आया जिसने दिल्ली में मुकाम बनाया अपना, उसके बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा? तो मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और ख़ासकर यंगस्टर्स तक। तभी जाके आप अगर कहते हो कि मैं बिहार का हूं और बिहार के विकास में मैं कुछ अपना योगदान देना चाहता हूं, तो आप जितना कर सकते हो, जो कर सकते हो वही करो। आपका रोल यही है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को पहुँचाइए वहाँ तक। हो सकता है कि आपकी उन पॉजिटिव चीज़ों से अगर 2 यंगस्टर्स भी गलत रास्ते पे जाने से बच जाएं, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान है बिहार में। जब आप लोग 12th में थे, या जब उस वक्त तो और संकुचित होता था कि हमारा करियर क्या होना चाहिए, तब आपने कैसे उस बाधा से पाया और कैसे अब एक करियर चुना? कहना ठीक है कि जब हम लोगों का दौर था उस समय काफ़ी ब्लैंक हुआ करता था कि भाई क्या करें। तब तो और कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि जहाँ से हम लोग, आजकल तो नेट है और गांव-गांव घर-घर में बच्चों के पास मोबाइल है जहाँ से वो पता कर सकते हैं। हम लोग के पास तो ये भी नहीं हुआ करता था कि सिविल सर्विसेज में जाने के सिवाय या गवर्नमेंट के जॉब के सिवाय कोई ऑप्शन भी है। ये जर्नलिज्म को भी लोग उस समय बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, और जर्नलिज्म का इतना बड़ा ब्रॉड लेवल पर उस समय था भी नहीं। तो ये चिंता हम लोगों को, जब ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे थे BHU में, तो ये चिंता होती थी कि करियर क्या होगा। तो हम लोग के पास एक लास्ट ऑप्शन हुआ करता था कि अपने सीनियर्स को हम लोग पकड़ते थे कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए, उनसे पूछ के। तो मैं भी इसी तरीके से आया। मेरे एक सीनियर थे जी, जिन्होंने यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, तो मैं उनके पास ही आया, पूछने के लिए आया था। और वहीं मुझे पता चला, एक उस समय स्टार न्यूज़ हुआ करता था जो आजकल ABP न्यूज़ है, उनके एक जर्नलिस्ट मिल गए। तो मैंने उनसे ही पूछा कि भाई, उन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट किया। तो तब तो काफ़ी परेशानी हुआ करती थी कि भाई आप जानोगे कैसे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपको पता ही नहीं होता था, ना इतने साधन थे। अब तो काफ़ी अच्छा है कि आप लिंक्डइन है जहां आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं और किसी बिहार के उसको आप, तो वो कनेक्ट होते हैं लोग कि भाई ये बिहार का ही बच्चा है, इसके करियर में कुछ हम सपोर्ट कर दें। और वेबसाइट के थ्रू आपको काफ़ी पता चला। हम लोग के पास तो था ही नहीं, अपने जानकार थे, अपने सीनियर्स थे, उनसे पूछते थे, वो जो गाइड करता था उसी हिसाब से हम लोग, या उस समय के ज़्यादातर बच्चे यही डिसाइड किया करते थे कि भाई ये करना चाहिए। एक समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि कम से कम जो कॉलेज रेगुलर होता है, लेकिन तब और अब में जो सबसे बड़ा फ़र्क आया है, जो हम लोग महसूस करते हैं, जैसे मैं जब ब्यूरो चीफ था तो तमाम लोगों को जब जॉब के लिए मैं इंटरव्यू किया करता था, तो जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को महसूस किया, जो कमी तब और अब में है, कि तब का बच्चा वो ये सपना लेके आता था कि अगर मैं दिल्ली आया और दिल्ली से मैं फेल हो गया तो क्या होगा। वो जी तोड़ मेहनत किया करता था। जैसे मैंने अपना ही बताया, मैं और भी तमाम उन लोगों को जानता हूँ जो शायद 18 घंटे काम किया करते थे। वो कमी अब
इस समय के जनरेशन में देखने को मिल रही है कि वो जी तोड़ मेहनत करने से बचते हैं, वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। कि उन्होंने देखा कि ये फलाने व्यक्ति सक्सेस हो गए, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि उसने उस सक्सेस में कितना कुछ अपना खोया है, कितनी बड़ी परिश्रम है उसके पीछे। वो सीधा सोचता है कि हमें उसी जगह पे जाना है, लेकिन वो उस जगह पे पहुंचा कैसे, इसके बारे में नहीं दिमाग लगाता है। हम लोग ये सोचते थे, हमारे टाइम के जनरेशन में ये लोग सोचते थे कि यार इतना आया, वो कैसे कैसे उससे पूछते थे कि भाई कैसे कैसे आपने सुना। अब आज के बच्चों में ये बहुत बड़ी कमी है। उन्हें लगता है कि मुझे सीधे पहुंचना तो है वहाँ पे, लेकिन कैसे पहुंचना है, वो सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, उसके बारे में, उस मेहनत को करने से बचता है। वो सीधा चाहता है कि मुझे वो फल मिल जाए, जो कि संभव ही नहीं है। आपको कुछ भी पाना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस तो आपको उसी मेहनत, उसी रास्ते से मिलेगी जिस रास्ते से बाकी लोग लेके आ रहे हैं। ये हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हों कि जिसने मेहनत किया और सक्सेस नहीं मिला, वो उसकी बात तो दुनिया में तो एक्सेप्शंस तो हैं ही, बट मैक्सिमम सक्सेस का रास्ता कठिन परिश्रम से ही निकलता है। और आज के युवा उससे बचते हैं। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जितनी मेहनत कर सकते हो आप स्टार्टिंग के जॉब में, आप स्टार्टिंग अगर 5 साल, आप ये सोचोगे अगले 50 साल के बराबर का काम मुझे इस 5 साल में करना है, आपको अगले 50 साल काम करना नहीं होगा। आप वही 5 साल का पूरे 50 साल तक खाओगे, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है। एजुकेशन कॉलेज में जैसे कि होता है, तो हम लोग रेगुलर कॉलेज में थे, तो रेगुलर कॉलेज में क्या होता है कि सीनियर से टच होता है, लेकिन जो अपने बिहार में देख लीजिए यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है, कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई नहीं है, टीचर्स नहीं आते, तो उनका जो कनेक्टिविटी है ना, वो कनेक्टिविटी मिसिंग है। नहीं, ये कोई समस्या नहीं है आज की डेट में। वो आपका कहना ठीक है कि रेगुलर आप टच में, अब तो तमाम ऑप्शंस ओपन हैं। आप फेसबुक के थ्रू, आप लिंक्डइन के थ्रू, आप ट्विटर के थ्रू, तमाम मटेरियल आप बताओ किस ऑप्शन के बारे में आपको जानना है, आप जाके गूगल पे सर्च मारो, तमाम आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आजकल तमाम ऐसे ऐप्स हैं जो करियर को लेके गाइड्स करते हैं। कई सारे ऐप्स ने मुझे भी कनेक्ट किया, मैं भी बताता हूँ। तो अब तो ये समस्या ही नहीं कि अगर आप ये कहते हो कि मैं बिहार में रह के पढ़ रहा हूँ और मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाता हूँ, तो भाई मेरा करियर अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर है ये जिज्ञासा है, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो अब ये सारी बाधाएं अब टूट चुकी हैं। अब वो जाके मिलने में हो सकता है कि वो आपको टाइम ना दे, पता नहीं उसकी क्या, वो किस मजबूरी में फंसा हो, किस मीटिंग में फंसा हो। लेकिन अगर आपने किसी चैनल के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू उसको कनेक्ट किया, तो हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर गाइडेंस मिल जाएगी। तो अब मैं इसको कोई बाधा नहीं मानता हूँ कि बिहार में बैठ के और कोई इग्नू से भी कोर्स कर रहा है, तो अगर उसके अंदर ये है, जिज्ञासा है कि मुझे कुछ करना है, तो कनेक्ट कर लेगा। मुझसे तमाम लोग कनेक्ट हो गए, लिंक्डइन में हो गए, फेसबुक के थ्रू हो गए, और जो एडवाइस लेते हैं और मैं देता हूँ। क्योंकि मुझे भी तो पता है ना कि जब मैं आया था तो मेरा जानने वाला भी कोई नहीं था, मुझे भी किसी ने हेल्प किया होगा। तो अगर मैं किसी की हेल्प कर दूंगा तो इसी तरीके से चलता है। तो ये कोई बड़ी बाधा नहीं है, ये मैं इसको बहाना मानता हूँ कि हम सोचे कि नहीं भाई मैं तो बिहार में बैठ के कोर्स कर रहा हूँ, कनेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो आज की दुनिया में आप, मैं अमेरिका से कनेक्ट हूँ, मैं लंदन में कनेक्ट हूँ, तो वो तो अब सोशल मीडिया और इंटरनेट ने ये सारी बाधाएं तोड़ दी हैं। मैं अमेरिका में क्या चलता है यहाँ से पता करता रहता हूँ, मैं तो कैसे कनेक्ट हुआ। लंदन में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसे है, क्या है। वो कैसे मैं जाके थोड़ी बात करता हूँ, फिर मुझे भी तो कोई बताता है ना, उसका कोई मुझसे बेनिफिट थोड़ी है। या मैं भी तो किसी को बता रहा हूँ ना, बिहार के, ईस्ट यूपी के, बंगाल के बच्चों को मैं तो बता ही रहा हूँ। तो वो अब बाधा नहीं है, ये बहाना है कि मैं बिहार में बैठा हूँ तो मैं सीनियर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ। आप कोशिश तो करो, आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप ज़्यादा बेटर, दिल्ली में जो बच्चा बैठा है उससे ज़्यादा बेटर आप वहाँ बिहार से कनेक्ट करके कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक सिंपैथी होगी कि वो देखो बिहार से बैठ के जानना चाहता है, तो आप तो ज़्यादा बेटर पोजीशन में हैं।
मैं सभी इंटरव्यू जब करता हूं तो मैं सब बच्चों को लेकर के सजेशन नहीं, मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि आप पेरेंट्स को सजेस्ट कीजिए उनके करियर में बच्चों को कैसे वो सहायक हो सकते हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा योगदान अपने बच्चों के लिए होगा कि उस पर अपनी इच्छाएं ना थोपें। सिर्फ एक लाइन में अगर वो अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं तो अपनी इच्छा थोपना बंद करें। वो आप उसको उसके करियर को एक नाव की तरह लेके चलो। जैसे एक नाव नदी में जा रही है, उसको आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो उसको उसकी धारा की तरफ बहने में सहयोग कर दो। उसको उसकी धारा के जैसे विपरीत लाओगे आप, वो नाव जैसे नाव है ना, नाव का बहना भी कम हो जाएगा और दुर्घटना के चांस भी बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से बच्चों की लाइफ भी है। अगर उनकी इच्छा, उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनको आपने उनके धारा के साथ सपोर्ट किया, वो आगे निकल जाएंगे। धारा के विपरीत लाने की कोशिश करेंगे, दुर्घटना हो जाएगी, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। वो तब होता है जब आप अपनी इच्छाओं को उस पर थोप देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा IAS बने। भाई क्यों? मैं उससे पूछूंगा कि तुम IAS बनना चाहते हो, तो उससे डिस्कस करें। और ये क्लास 10th के बाद उससे उसके करियर को लेकर डिस्कशन शुरू कर दें कि बेटा तुम चाहते क्या हो। उसके फिर उसकी चाहत को उसके इंटरेस्ट से कनेक्ट करें कि उसका किस चीज़ में मन लगता है, वो क्या ज़्यादा करना चाहता है, उसमें क्या। जैसे कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता है तो उसको आप क्यों नहीं ड्राइंग के क्षेत्र में भेजते हो। आप स्पोर्ट्स में अच्छा, सिंगिंग अच्छा गाना गाता है, उसमें क्यों नहीं भेजना चाहते हो आप। क्यों उस पर कि मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, जो बिहार की मेंटालिटी है कि 12th किया इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर करो, मेडिकल में जाओ। क्यों जाओ? तो आपने क्या किया, आपने जो पैसा अपना है वो लेके या कर्ज लेके वो सब उनमें डाल दिया और उसका रिजल्ट वही है जो आज तमाम इंजीनियर और डॉक्टर सड़क पे घूम रहे हैं। क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी कि वो इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है। उनकी इच्छा कुछ और थी। वो पैसा अगर आप बचा के रखे होते आज बिजनेस कर पाता, वो भी नहीं कर पाएगा। तो अपनी इच्छाओं को थोपने से बचें। बच्चों की एक एक एक्टिविटी को वॉच करें कि वो क्या करता है, वो किस चीज़ में बेटर कर सकता है, उसको उस तरफ जाने में उससे फिर पूछें। वो जो बताए और उसकी इच्छा अगर कनेक्ट, उसकी जो हैबिट्स हैं और उसकी इच्छा अगर कनेक्ट करती है तो उसमें आप सहयोग करिए, वो उसी में बहुत बेहतर करेगा। और तीसरा काम कि नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप खुद भी पता करो और बच्चों से डिस्कस भी करो। और उसको, जैसे कोडिंग है अभी करंट सिचुएशन में, कोडिंग में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिहार के कितने गार्जियंस हैं जिनको कोडिंग पता ही नहीं होगा। तो आप पहले पता करो कोडिंग क्या होता है, उसके बाद उसको बच्चे से कनेक्ट करो। अगर उसकी इच्छा है और इंटरेस्ट और उसकी हैबिट्स इन सब चीज़ों से मैच करता है तो उसको उस तरफ जाने दीजिए। तो गार्जियंस का सबसे बड़ा रोल ये है कि उसके करियर में रुकावट मत बनो आप। उसके करियर में उसकी जो धारा है उसमें उसके साथ हो लो, बहुत अच्छा कर जाएगा। जो नॉर्मली आप जहाँ भी देखिए, जिस स्टेट्स को आप मानते हैं कि वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आप वहाँ जाके ये पता करो कि क्या अमेरिका में आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे को उसके गार्जियंस ये प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। या कोई केरल में आपने कभी सुना है कि वहाँ के गार्जियंस उनको, पंजाब में आपने सुना है। तो वो जो करना चाहते हैं उसमें आप सपोर्ट करो उसको, वो बेटर करके दिखाएगा आपको। तो आपने सुना ललित सर ने क्या कहा कि बच्चों पे न थोपे। आप जो बनना चाह रहे हैं वो आप नहीं बन पाए, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके बच्चे वो बन के आपको दिखाएंगे। वो आपके कर्जदार नहीं हैं। आप बच्चे हैं आपके लिए, कर्जदार आपके नहीं हैं वो। आप ऐसे ही, हम आपको एक सीरीज आपको दिखाते रहेंगे और हम आपसे एक नए शख्सियत से मिलवाएंगे अगले इंटरव्यू में। आप बने रहिए सीतामढ़ी ऑफिशियल के साथ में, और साथ में हमारे बिहार राज्य को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उस पर हम एक और नई चीज़ों को लिए आपको लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।